कुंडी साहब, आपसे ही बात शुरू कर लेते हैं कि ये जो सिचुएशन अब बन गई है, ये एक क्या आपको विन विन सिचुएशन लग रही है, जहां यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपके बगैर बन भी नहीं सकती थी हुकूमत, और ये अकाउंटेबिलिटी में इतना आपका दबाव भी नहीं होगा आप पे अकाउंटेबिलिटी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और पीटीआई, इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय पीटीआई की जो 3 जमातों ने में से 2 ने इकट्ठे होकर हुकूमत बनानी थी। पीटीआई ने ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ भी बातचीत करने को तैयार नहीं है और हुकूमत साजी के तैयार नहीं है, तो अब बस कोई और ऑप्शन नहीं थी। अब बस 2 ऑप्शंस थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठती और पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होता, या हम पीएमएलएन को बैक करते। हमारी 2 दिन सीसी की मीटिंग थी, उसमें मेजॉरिटी हमारे मेंबरान का ये राय थी कि हमें इत्तेहाद में, कैबिनेट में नहीं जाना चाहिए पीएमएलएन के साथ, क्योंकि हमारे माजी का तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लिहाजा हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही थी कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर का वोट दें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दें प्राइम मिनिस्टर को, और उसके साथ साथ जो चीजें रात की डेवलपमेंट के बाद ना कुंडी साहब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। उधर ही आ रहा हूं। जी, तो आप ही जरदारी साहब के तमाम रहनुमाओं के बैठने के बाद भी क्या यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी? क्योंकि रात को हमें लग रहा था कि जरदारी साहब है सॉर्ट ऑफ लाइक अनाउंस्ड कि जनाब अब हम साथ ही हैं जो भी है। मैं उसी तरफ आ रहा था जनाब। उसके बाद जो है, हम जो बिल्स हैं जो कि हम समझेंगे कि एक इम्पोर्टेंट बिल्स है मुल्क के और कौम की वसी वफात के लिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे और साथ साथ हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। हम कभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जो कह रहे हैं कि रात प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो बात की थी, बिल्कुल जब हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। और जैसे आपने चेयरमैन बिलावल साहब को बताया, हम बिल्कुल हम प्रेसिडेंटशिप के लिए, हम स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे हम इत्तेहादी जमातें सपोर्ट करेंगी। नहीं सपोर्ट करेंगी फिर भी हम लड़ेंगे। मोहतरमा शहीद ने 17 सीटों के साथ भी लड़ा था, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ा था, सारा कुछ लड़ा था, हम वो लड़ेंगे, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सीसी का फैसला है कि हम कैबिनेट में का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि 16 महीने का तजुर्बा हमारा कोई अच्छा नहीं रहा। ये भी एक्सप्लेन कर दें फौरन कि अभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे और कोई चांस है कि बाद में बन जाएंगे? नहीं, कैबिनेट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। हमने 6 रुकनी कमेटी बना दी है जो हुकूमत के साथ एंगेज करेगी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज करेगी, डे टू डे अफेयर्स या जो भी इशूज होंगे। हमारी वो कमेटी जो है, पॉलिटिकल कमेटी जो हमने बना दी है, जिसमें हमारे 6 मेंबरान हैं, वो हुकूमत के साथ और बाकी सियासी जमातों के साथ एंगेज होगी। अच्छा जी, इरफान सिद्दीकी साहब आपसे बात करेंगे, और सर्टनली ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है और सॉर्ट ऑफ लोग फेयरवेल कह रहे हैं 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब को, जब उन्होंने कल रात अनाउंसमेंट की कि उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट उनके भाई शहबाज शरीफ हैं, तो यही अखज़ किया जा रहा है कि नाउ हिज पॉलिटिकल करियर और उनका सियासत में उस तरह से अमल दखल या ऑफिस का उनका जो करियर है वो अब इख्तिताम को पहुंचा है। उससे पहले शहबाज साहब ये कह रहे थे कि वो दरख्वास्त करेंगे, मगर दरख्वास्त की भी नौबत आई नहीं। मियाँ साहब ने ट्वीट करा दिया उसके फौरी बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैंने फैसल करीम कुंडी साहब की भी पूरी गुफ्तगू सुनी और आपका सवाल उनकी गुफ्तगू से ज़रा हटके है जी। बिलाशुबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार की इरादारियों के हवाले से अगर देखा जाए, ओहदा व मनसब के हवाले से देखा जाए, तो वो सियासत से अलग थलग नज़र आते हैं, लेकिन अगर सियासत की ऐनक से देखा जाए तो वो बिल्कुल सियासत के अंदर मौजूद हैं, कायद के तौर पे मौजूद हैं। 2 बड़े फैसले जो कल हुए हैं वो भी नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो उनका कोई सियासी किरदार ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि उनका सियासी किरदार जो है वो पहले की तरह बाहर तौर मौजूद है और वो सियासत में मुतहरिक भी रहेंगे, अपना किरदार भी अदा करते रहेंगे। ओहदा व मनसब के हवाले से आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल वो इस दौर से बाहर है। दूसरी जो फैसल करीम साहब ने बात की, ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का आपस में एक किस्म की चपकलश जरूर रही है, लेकिन हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं दोनों पार्टियों के। हमने मीसाक जमहूरियत किया, हमने 12वीं 13वीं तरमीम से शुरू होकर 18वीं तरमीम तक हम एक साथ रहे, मिलजुल के काम किया। हम 2 बार एक दूसरे की हुकूमतों का हिस्सा रहे।
तो अब भी हम तवक्को ये रखते हैं कि फैसले जमात की ऐनक के बजाय अगर मुल्की मफाद की ऐनक से देख के किए जाएं तो सूरत हाल ये तकाजा करती है कि हम मिलजुल के हुकूमत बनाएं, पीपल्स पार्टी और PMLN, क्योंकि PTI को हमने पेशकश की है, पीपल्स पार्टी ने भी पेशकश की है, बल्कि उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ मिलकर बैठ के बात करें, लेकिन वो नहीं बात करना चाहते। जेल से एक स्टेटमेंट आ गई है कि हम ना MQM से बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से करेंगे, ना PMLN से करेंगे। उसके बाद जो रात गए उनका एक एलामिया जारी हुआ है, उसकी जुबान अगर आप देखें तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने सियासत में इस तरह की जुबान नहीं देखी जिसमें रायविंड के कज़ाक और जरदारी का फर्जंद और फलां और ये वो, तो उनके यहाँ मेरा ख्याल है मफाहमत। सर मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो अब जहनी तौर पे सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की अपॉइंटमेंट एज खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, एंड फिर जिस ज़ुबान की आप बात कर रहे हैं वो ज़ुबान भी मेरा ख्याल है नई नहीं है। तमाम PTI के पॉलिटिकल राइवल्स जो हैं वो ये ज़बान उनकी सुनते रहे हैं और प्रॉब्ली बर्दाश्त भी करते ही रहे हैं। अच्छा, अब मैं आखिरी बात अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कंक्लूड कर दूं, वो ये है कि नीयत जो है मैं उस पर कोई शक नहीं करता पीपल्स पार्टी की, लेकिन अमलन बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो आईनी ओहदों पे गलबा हासिल कर लेते हैं और फिर जो हुकूमती जिम्मेदारियां हैं तो उनमें शरीक नहीं होते, उनमें शरीक नहीं होते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक जमात के लिए कि हमें वो वोट दे के और सीढ़ी लगा के एक बड़े ऊंचे बामे अरूज पे पहुंचा दें और नीचे से सीढ़ी खींच लें और फिर कहें जी कि आज पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, IMF के पास क्यों गए हो। लेकिन जाहिर है फिर सवालों के जवाब आपको ही देने पड़ेंगे, PMLN को ही देने आपका पड़ेंगे। कंसर्न है, लेकिन हो तो सकता है बिल्कुल। कुंडी साहब साथी हैं हमारे, पूछ लेते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मतलब ये इत्तेहाद कुंडी साहब कितना पुख्ता होगा, कब तक चलेगा, और वाकई अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस वाला ही ले लें तो जब कंसर्न अवाम की होगी तो क्या आप अवाम के साथ होंगे या अपने इत्तेहाद के साथ? देखें, हम PMLN को जो है वो वोट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये बड़ा मुश्किल फैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल अपनी CC में किया। हमारी मेजॉरिटी CC के मेंबरान इत्तेहाद के हक में नहीं थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी और हम इस मुल्क के वसी तर मफाद के लिए किया। जब इस वक्त इकनॉमिकल क्राइसिस है, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जो बाकी सूरत हाल है, इंस्टेबिलिटी है सबके, उसको देखते हुए हमें ये फैसला करना पड़ा। ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इत्तेहाद को, इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को किस तरीके से चलाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास बहुत शिकायत के अंबार थे, खासकर पंजाब के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमारे दोस्तों के, लेकिन फिर भी CC ने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने एक शख्स का जिक्र किया, इस वक्त मुझे यहाँ अपने पाकिस्तान के रियासत से एक सवाल करना है कि हमें तो 9 मई के बाद सुबह शाम ये बताया जाता था कि जो 9 मई में मुलविस हैं वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, और आप और हम और मैमल और इरफान सदीकी साहब 9 मई करते थे। लेकिन मेरा रियासत से सवाल है कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं, कि अगर वो वज़ीर आला बन जाएंगे तो माफ़ हो जाएंगे? अगर इसी तरह से माफ़ हो जाएंगे तो फिर 9 मई में जो बाकी लोग मुलविस थे तो उनका क्या कसूर है? अगर कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन जाए, कोई पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए तो वो लोग माफ़ हो जाएंगे। तो ये रियासत तो मुझे तो पता है कि जो 9 मई अली अमीन गंडापुर ने ज़ाहिर इंतखाब लड़ा है, अदालती मामला क्लियर करके आगे कागजात नामजदगी अपनी अप्रूव करा के इंतखाब लड़ा। तो फिर तो 9 मई नहीं हुआ ना, फिर तो 9 मई की बात छोड़ दें। अच्छा महमल, आपसे ये जानेंगे, इस पे भी जरूर आप हमारे तवज्जुह से रियासत तक आपका सवाल पहुंच गया है कुंडी साहब, और आपका हक है कि आप सवाल करें। महमल, जाहिर है एक कमज़ोर हुकूमत होगी जब माइनॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, पीपल्स पार्टी चाहे वोट दे दे, बाकी दीगर इत्तेहादी जमातें वोट दे दें, लेकिन PMLN के लिए बहुत मुश्किल रास्ता है आगे का। IMF के साथ मुआहदा है, आवाम की मुश्किलात में इजाफा सर्टनली हो सकता है, इनफैक्ट हो क्या सकता है, होगा। तो कितना अरसा सस्टेन कर पाएगी एक कमज़ोर माइनॉरिटी गवर्नमेंट?
دیکھیں عبداللہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے آپشن میرے خیال میں بہت لمیٹڈ تھے، نون لیگ کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، کنڈی صاحب سب بات کر رہے تھے ادھر، کہ پی ایم ایل این نے بھی کل، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکتے تو وہ ضرور بنائے. پھر پیپلز پارٹی کے بھی رابطے ہوئے، لیکن وہاں سے ایک وہ جواب آ گیا، اسپارٹ سا جواب آ گیا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں بنانی، ان 3 جماعتوں کی جو انہوں نے نام لے کر کہا. تو اس سے تو جو ایک بالکل ہی یہ میسج گیا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں. اب سیاست کے اندر جو ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ اور ساتھ مل کر چلنا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اگر نہیں ایسا کرتے، سیاسی سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹی ساتھ نہیں بیٹھتے تو سسٹم ڈی ریل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈسپائٹ دیئر ڈفرینسز وہ نروس بھی تھے، وہ حکومت اس طریقے سے لینا بھی نہیں دونوں جماعتیں چاہ رہی تھی، لیکن سسٹم ڈی ریل ہو جا رہا تھا. تو ایک سسٹم کو بچانے کے لیے دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ڈسپائٹ دیئر ڈفرینسز، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اس کو بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن بلاول صاحب نے بار بار یہ بات کی کہ ایشوز کے اوپر وہ بات کریں گے، اور یعنی کہ وہ جس طرح کنڈی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اصلاح بھی کریں گے، یعنی مشورہ بھی دیں گے. کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے وہ اپوز کریں، کچھ پہ وہ نیگوسیٹ کریں، کچھ پہ ڈسکس کریں، کچھ پیپلز پارٹی مانے گی، تو کچھ آپ کیا نون لیگ ایکسپیکٹ مانے کریں گی. جب آئی ایم ایف کے نئے معاہدوں کے مطابق شاید بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، یا پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہو، یا پھر گیس کی قیمتیں، یا پھر نجکاری جیسے معاملات، تو کیا پیپلز پارٹی کیا بات کرے گی پھر؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں. میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب الیکشن سے ایک دن پہلے جب جیو نیوز پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں امیڈیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیا معاشی پرابلمز ہیں، تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر نہیں، ہاں نجکاری کے اوپر ظاہری بات ہے ان کی ایک بالکل ڈفرینٹ سوچ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے. بٹ اگر انہوں نے گورنمنٹ یعنی کہ جس طرح بجٹ پاس کرنا بہت اہم ہوتا ہے، تو بجٹ بھی تو پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی پاس ہوگا نا، ورنہ تو وہی نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر. تو اگر 2-3 مہینے کی یا 4 مہینے کی گورنمنٹ کے لیے تو میرے خیال میں نہیں آئے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ اس لیے نہیں ملی. تو دیکھتے ہیں یہ محمل وہ چیزیں ہیں جو کہ obviously we will see، اور اتنے complicated arrangement ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ how this works out. عرفان صدیقی صاحب، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اور یہ ساری آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے، طے پائی ہے، کیا یہ طے پا گیا کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ؟ ہاں یہ بتا دیں. دیکھیے ہما، بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے مرکز کے اندر کس طرح کا نظام وضع ہوتا ہے. اگر تو پیپلز پارٹی اپنے موجودہ موقف پہ قائم رہتی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بنتی اور آئینی عہدوں پہ غلبہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ملبہ سارا ہمارے سر پہ ہوتا ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ باقی صوبوں کے اندر ارینجمنٹ کیا ہوگا. ہماری اگر اچھی مفاہمت یہاں پہ ہو جاتی ہے تو ہم مل جل کے وہاں، بلوچستان میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ کہہ لیں، مخلوط کہہ لیں، اجتماعی کہہ لیں، ایک حکومت بنتی ہے. تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا. ہم پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ وزیر اعلیٰ کا ساتھ دے سکتے ہیں. چلیں، پیپلز پارٹی کا تجویز کردہ وزیر اعلیٰ کون ہے کنڈی صاحب؟ ایک تو یہ بتاتے ہیں بلوچستان میں، کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ سی ایم بلوچستان پیپلز پارٹی کو. دوسرا، ہم جہاں تک سمجھیں کہ ٹھیک ہے آپ نون لیگ کا وزیر اعظم بنوائیں گے، لیکن آپ کو چاروں گورنرز چاہیے. صدر مملکت کا اوبیسلی عہدہ چاہیے، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی آپ کو چاہیے. سر دیکھیں، ہمارا سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے وہ ہے بلوچستان کی چیف منسٹرشپ، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی، اور ہم اتحادی جماعتوں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرے گی، جیسے ہم مرکز میں اور پنجاب میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہم جو ہے وہ بلوچستان کی چیف منسٹرشپ، اور سندھ میں جس طرح ہماری سمپل میجورٹی ہے تو ہم سندھ میں بھی چیف منسٹرشپ بنائیں گے. باقی 3 جو عہدے ہیں نہیں، اس کے لیے ہم کمپیٹ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمیں اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی، ورنہ وہ ہوگا الیکشن تو ہم لڑیں گے. سر ایک ارینجمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا، مطلب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ دونوں کے لیے آپ کمپیٹ کریں گے؟ دونوں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ دونوں عہدے ان کے پاس ہوں؟ تینوں کے لیے کمپیٹ کریں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے بھی پریزیڈنٹ تو میرا خیال ہے کل انڈرسٹوڈ ہو ہی گیا معاملہ، جب بار بار صحافیوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. سو وہ تو آلموسٹ کلیئر ہو ہی گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو سوالات کیے ان سب میں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام بھی ایک دفعہ دوبارہ کنفرم کر دیں.
देखें, अभी तक हमारी लीडरशिप ने सिंध के और बलूचिस्तान के सीएम शिप का जो है नाम जो है अनाउंस नहीं किया। जैसे अनाउंस होता है तो आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। इरफान साहब, फाइनली ये भी बता दें, मियां साहब का भी पॉलिटिकल फ्यूचर बता दें। अब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, मियां साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे या वापस लंदन चले जाएंगे? नहीं होमा, मियां साहब आपको मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि मायूसी ना करने की बात हो रही है। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में हैं और दुनिया में जहाँ चाहेंगे आए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर उनका क़याम रहेगा। और अब भी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, उनकी सदारत मियां साहब करते हैं। उनकी सरबराही में पार्टी अपने फैसले कर रही है, तो उनके बारे में मैं नहीं समझता हूँ कि उनके सियासी किरदार के हवाले से कोई बड़ा सवाल उठना चाहिए। वैसे वो इस्लामाबाद में अपने भाई के मुशीर के तौर पर बैठेंगे वज़ीर आज़म हाउस में, या फिर लाहौर में अपनी बेटी की सरपरस्ती करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है पहली मर्तबा उन्हें भी जिम्मेदारी मिल रही है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। देखें अब्दुल्ला, वो इस्लामाबाद तो सिर्फ उस सूरत में होते हैं कि अगर वज़ीर आज़म है तो उनका क़याम होता है, अदरवाइज तो वो लाहौर में ही रहते हैं। लाहौर उनका घर है, वो लाहौर में रहेंगे और लाहौर से इस्लामाबाद कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और बेटी तो ज़ाहिर है उनके साथ रह रही है। उनका जो मुशावरती किरदार है या सरपरस्ताना किरदार है, वो दोनों के लिए मौजूद रहेगा। दोनों के लिए मौजूद रहेगा।